भाग एक। गर्मी जा चुकी थी। ठंड अपना लाव लश्कर ले आई थी। भोर के 4 बजे थे। रात के सन्नाटे का एक टुकड़ा अभी भी बचा हुआ था। हल्की हल्की शीतल हवा चल रही थी। मुरारी साव एक दिघाई रंग की पतली डल वाली भागलपुरिया चादर ओढ़े अपनी चाय दुकान पर पहुंच चुका था। दुकान क्या थी? एक टाट की झोपड़ी थी। उसी में माटी का एक चूल्हा था और उससे लगा एक लकड़ी का बक्सा। दोनों तरफ एक एक बेंच रखी हुई थी। मुरारी साव की चाय की दुकान गांव के बस स्टैंड वाले मुख्य चौराहे पर ही थी। गांव में लोग अक्सर सूरज से पहले जग जाया करते। उसमें भी सबसे पहले भोर मुरारी साव की चाय की दुकान पर ही होती। 5 बजे सुबह से ही गांव के रास्ते सवारियों का आना जाना शुरू हो जाता। गांव से होकर गुजरने वाली गाड़ियों की सवारियों के लिए मुरारी के दुकान की मिट्टी के कंतरी वाले असली दूध की बनी चाय सुबह सुबह की एक आदत सी बन गई थी। यही कारण था कि मुरारी तड़के दुकान खोलने पहुंच जाता। जब तक गांव के लोग सो उठकर सूर्य देव के दर्शन करते तब तक मुरारी ठीक ठाक लक्ष्मी दर्शन कर चुका होता था। रोज की तरह आते ही मुरारी ने बक्से का ताला खोला, बर्तन निकाला। हालांकि लकड़ी का वो बक्सा इतनी जगह से टूटा हुआ था कि बिना ताला खोले भी बर्तन निकाला जा सकता था। पर ताला एक भरोसा देता है और ये गांव का ही माहौल था कि भले दीमकों ने बक्से की लकड़ी खा ली थी, लेकिन एक जंग खा रहे छोटे से ताले के भरोसे की लाज आज तक कायम थी। ना आज तक मुरारी का ताला टूटा, ना भरोसा और ना एक चम्मच तक चोरी हुआ। होता भी कैसे? गांव के भले से लेकर उचक्के तक सबके लिए सुबह मीठी करने का इंतजाम मुरारी ही तो करता था। जिस दिन मुरारी की दुकान न खुले, कुछ लुफिया तो सुबह से ही ताड़ी पीने निकल जाते। वह तो मुरारी की चाय की मस्त चाय थी जिसने उन्हें अपनी ओर खींचे रखा था, वरना सुबह उठकर चाय पीने का रिवाज अब गांव से भी धीरे धीरे जाता रहा था। मुरारी निकाले हुए बर्तनों को बगल के सरकारी चापाकल पर ले जा मिट्टी से रगड़ कर धोने लगा। चारों ओर पसरे भोर के सात्विक मौन के बीच बर्तन पर मिट्टी के रगड़ की घर घर की आवाज मानो गांव अपने आंगन में सुबह का संगीत बजा रहा हो। कुछ मिनट बर्तन धोने के बाद मुरारी चूल्हा जलाने के लिए बोरी से कोयले के कुछ टुकड़े निकाल अपनी छोटी हथौड़ी से उसे तोड़ने लगा। ठक ठक की आवाज अभी गूंजी ही थी कि बगल के आम वाले पेड़ से चिड़ियों का एक झुंड फड़फड़ा कर उड़ा, मानो इन चिड़ियों को रोज मुरारी की ठक ठक सुन जगने की आदत हो गई। जल्दी जल्दी कोयला तोड़ उसे चूल्हे में डाल माचिस मारी और चूल्हे के पास बैठ बांस का पंखा होंकने लगा। चंद मिनट बाद धुएं का फुटबॉल सा गोला उठा। अब चूल्हा जल चुका था। इसके बाद वह दौड़कर एक बाल्टी पानी भर लाया। अब तक कोयला जलकर लाल हो चुका था। अब मुरारी ने चूल्हे पर भगोना चढ़ाया और दूध गर्म करने लगा। चूल्हे की दूसरी ओर आंच पर मिट्टी की कंतरी चढ़ा दी जिसमें दूध लबालब भरा था। तभी उसे कोई आहट सुनाई दी। कौन? जग्गूदा? मुरारी ने चूल्हे से निकल रहे धुएं से मिचमिचाए आंख को मलते हुए पूछा। हाँ मर्दे, और क्या आवेगा इतना भोरे? दुकान में घुसते ही बाल्टी में मग डालते हुए जगदीश यादव ने कहा। जगदीश यादव गांव पछिया टोला से थे। उम्र यही कोई 52-53 साल। ठीक ठाक खेती थी। छोटी मोटी ठेकेदारी करते। कभी कभार ईंट भट्टा लगाने का भी काम करते। एक ट्रैक्टर खरीद रखा था बैंक से लोन लेकर, उसे किराए पर चलाते थे। यदुवंशी खेतिहर होने के बाद भी घर में गाय भैंस नहीं पाले थे। कहते थे गाय रखिए तो देखना भी पड़ता है, सेवा करना होता है, सानी पानी भी देना होता है समय पर, तब न दूध खाइएगा। हमसे नहीं संभलेगा अकेले गाय भैंस, बेच दिए इसीलिए तो। जगदीश यादव ने गाय भैंस भले बेच दिया हो, पर दूध और चाय की आदत थोड़े गई थी। रोज मुरारी की दुकान पर सुबह सुबह आना और 2-3 घंटे की बैठक में
3-4 कप चाय पीना दिनचर्या बन गई थी। चलो पिलाओ एक कप, आज कोई आया नहीं का? जगदीश यादव ने बेंच को गमछी से पोंछते हुए कहा और बैठ गया। 5 मिनट रुक जाइए जगबुदा, तनी खोला देते हैं दूधवा को, अभी तुरंते चढ़ाए हैं। मुरारी ने चूल्हे में लगातार पंखा होंकते हुए कहा। ठीक है, तब तक खैनी खिला दो। जगदीश यादव ने जेब से खैनी की डिबिया निकाल मुरारी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। यह इसी देश के गांव वाली चाय की दुकानों में ही संभव था कि जब तक चाय बने तब तक चाय बनाने वाला आपके लिए खैनी भी बनाकर परोसता था। मुरारी डिबिया से खैनी चूना निकाल बड़े जिम्मेदारी पूर्वक रगड़े जा रहा था और जगदीश यादव एक टक रगड़ खाती हथेलियों को देखते तल्लीन बैठे थे। भागती कुत्ती दुनिया के बीच एकदम फुर्सत और शांति का एक ऐसा दृश्य केवल गांव ही रच सकता था। लीजिए देखिए, बैजनाथ भैया भी आ गए। मुरारी ने जगदीश यादव को खैनी देकर हथेली पर पानी लेते हुए कहा। का मुरारी, का हाल? और जगदीश दा तो हमसे पहले पहुंच गए आज। बैजनाथ मंडल ने बेंच पर बैठते हुए कहा। अरे आओ बैठो बैजनाथ। हाँ, का करे? रात नींद नहीं आता। सोते हैं तो लगता है जल्दी बिहान हो तो निकले। घर में बाल बच्चा हो या हमारी जननी, सब तो टीवी देखने में लगे रहते हैं, किससे बतियाइएगा घर में? जगदीश यादव ने बड़े सूने स्वर में कहा। एकदम यही हाल सब घर का है, दिन भर सब टीवी में घुसल रहता है। जब से इस साला डिश एंटीना आया है तब से जान लीजिए 24 घंटा कुछ न कुछ देते रहता है टीवी पर। सिनेमा के तो इज्जते नहीं रहा अब। जब देखिए तबे एगो सिनेमा दे रहा है दिन रात। हमारा लड़का दिन भर घुसल रहता टीवी में। एक दिन तो लतियाए चोट्टा को, न पढ़ना न लिखना, साला धर्मेंद्र बनेगा जैसा सिनेमा देख के। बैजनाथ मंडल ने एक सांस में कहानी घर घर की बयां कर दी थी। तुम भी कनेक्शन ले लिया डिश का? हाँ, 340 रुपया लगता है, काहे ना लोगे? बैजनाथ मंडल गांव के पछिया टोला से ही था। लंबा शरीर, गहरा सांवला रंग, हड्डी पर काम भर का मांस, यही बनावट थी बैजनाथ की। थोड़ी सी खेती थी, सब्जी उपजाता था और शहर बेच आता। छोटे मोटे स्तर पर मवेशी बेचने का काम भी करता था। बकरी पालना बेचना पुश्तैनी काम था उसका। इतने में बन चुकी चाय छानते हुए मुरारी भी चर्चा में कूदा। अरे सिनेमा छोड़िए, सीरियल देखे हैं? कितना गंदा दिखाता है। एक ठो पति के 3 ठो पत्नी था, एक पत्नी के 2 ठो मर्द। मैंने क्या से क्या देख रहा है ये लोग। घर समाज बिगाड़ रहा है ये सब। मुरारी ने अपने इस सार्थक वचन के साथ ही चर्चा को एक नया फलक प्रदान कर दिया था। चाय पर चर्चा देश को कितनी सार्थक दिशा दे सकती है, यह यहाँ आकर देखा और समझा जा सकता था। दूरदर्शन और उसके समाज पर प्रभाव के इस सेमिनार का सत्र चल ही रहा था कि मस्जिद से अजान की आवाज आई। बैरागी पंडित जी के आने का हो गया टाइम। मुरारी ने चाय का कप बढ़ाते हुए कहा। असल में बैरागी पंडित जी गांव के ही मंदिर में पुजारी थे। मंदिर के ठीक पीछे ही कुछ दूरी पर मस्जिद भी थी। गांव में मंदिर मस्जिद में बहुत दूरी नहीं होती। अजान की आवाज अल्लाह तक जाने से पहले मंदिर के देवी देवताओं को मिल जाती थी। बैरागी पंडित जी को वर्षों से अजान की आवाज सुनकर उठने की आदत थी। यही उनका दैनिक आलम था। अजान सुन उठने के बाद बैरागी पंडित जी झट नहाते धोते और फिर शंख और घंटी की ध्वनि से पूरा वातावरण ऊर्जामय हो जाता। यह ध्वनि मस्जिद तक भी जाती। यह एक गांव को ही नसीब हो सकता था जहां ईश्वर अल्लाह दोनों एक दूसरे की बड़ी प्रेम से सुन लेते थे। पंडित जी का पूरा नाम बैरागी पांडे था और गांव के मंदिर में ही 3 पीढ़ी से रह रहे थे। इनके परिवार में पत्नी और 21-22 वर्ष का लड़का चंदन पांडे भी था। बैरागी पंडित जी दिखने में गोरे, मध्यम कद काठी के और पिंडनुमा पेट वाले थे। सर के बाल जितने भी थे सफेद हो चुके थे। पंडित जी पूजा पाठ कर, धोती कुर्ता पहन, कंधे पर गमछा डाल रोज की तरह जब तक चाय की दुकान पर पहुंचे तब तक वहां कई तरह के मुद्दों पर बहस से माहौल अपनी
सामाजिक सदस्यता के चरम को छू चुका था। इसी बीच वहां गांव में मस्जिद टोला वाले लड़न मियाँ भी पहुंच चुके थे। प्रणाम बाबा, प्रणाम। आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। पंडित जी को देखते ही जगदीश यादव ने अभिवादन किया। बैठिए पंडित जी, बनाते हैं स्पेशल वाला इलायची देके। मुरारी ने एक कटोरे से भगोने में दूध डालते हुए कहा। बैरागी पंडित जी अभी बेंच पर बैठे ही थे कि अचानक बेंच के नीचे से जोर की आवाज आई। पंडित जी लगभग चीखते हुए उछलकर बगल बैठे हुए बैजनाथ मंडल की गर्दन पर लटक गए। बैजनाथ मंडल को सुबह सुबह बिना मतलब ब्रह्म गोद लेने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, जिसे लेते ही वह अकबका गया था। अरे क्या हुआ? आए रे बाप, बैजनाथ पंडित जी को संभालते हुए जोर से बोला। हाँ हाँ, अरे दादा कुछ नहीं, ये मोतिया पर पांव पड़ गया महाराज पंडित जी का। मुरारी ने भगोने में चीनी डालते हुए कहा। जहां पूरा दौर जमाना पहचान के संकट से जूझता लड़ता दिखाई देता था, वहीं यह गांव ही था जहां आम कुत्ते भी मोती, हीरा, शेरा के नाम से जाने जाते थे। कई लोग तो उन कुत्तों के व्यवहार और दिनचर्या तक से परिचित होते थे। कौन कुत्ता कितने बजे मंदिर के अहाते में बैठेगा और कौन अस्पताल के पाए पर मुद्द देगा तक भी बता देते थे। मुरारी फिर हंसते हुए बोला, आज तो जतरा बन गया इसका भोरे भोरे। पंडित जी से इतना भारी आशीर्वाद पा लिया, डायरेक्ट माथा पर लात धर कल्याण कर दिया बैरागी पंडित जी। मुरारी ने सही कहा था कि जब लगभग 90 किलो के आदमी का पांव एक मरमराए से कुत्ते की गर्दन पर पड़ जाए तो उसे हल्का आशीर्वाद नहीं कह सकते। मोतिया सड़क पार जा खड़ा हो दुम झाड़ रहा था। शायद अप्रत्याशित मिले इस आशीर्वाद को फील कर रहा था। उसने 2-3 बार टांग पटका, 1-2 बार सिर को झाड़ा और फिर पुनः चाय दुकान के पास आ खड़ा हो गया। इधर बैरागी पंडित जी को छाती अभी तक धड़क रही थी। धीरे धीरे वे सामान्य होने के प्रयास में थे। हाथ में कप लिए पहला घूंट पिए तब आवाज निकली, बताइए, भैरव बाबा की कृपा कहिए कि काटा नहीं, नहीं तो एक कप चाय के फेर में भी 14 ठो सुइया लेना पड़ता। मुरारी साहब बैरागी पंडित जी से चाय के पैसे नहीं लेता था। उसका मानना था कि बड़े भाग्य से तो एक ब्राह्मण को भोरे भोरे चाय पिलाने का मौका मिलता है, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा भला। हाँ, दिन भर में एक दुकानदार को दुकान पर बैठे ही बैठे पैसे के साथ पुण्य कमाने का भी मौका मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होता। पूरे दिन एक भी कप की गिनती नहीं छोड़ने वाला और दादा के पिए गए उधार चाय को पोते तक से वसूल कर लेने वाला मुरारी वर्षों से बैरागी पंडित जी को सुबह की चाय बड़ी श्रद्धा से निःशुल्क पिलाता था। यही उसके जीवन का अर्जित पुण्य था। उसके पास हिसाब वाली 2 बही थी, एक जिसमें वो उधार चाय पीने वालों के हिसाब रखता था और दूसरी उसके मन में होती थी, जिसमें वो पंडित जी को पिलाए गए चाय के पुण्यों का जमा हिसाब रखता था, जिसके भरोसे ही मुरारी को यकीन था कि ऊपर जाने के बाद यही पुण्य उसे स्वर्ग में कट्ठा 2 कट्ठा जमीन दिला ही देगा। इधर पंडित जी भी मुरारी को पुण्य कमाने का कोई मौका गंवाने नहीं देते थे। चाहे आंधी तूफान चले या बिजली गिरे, पर बैरागी पंडित जी एक भी सुबह अनुपस्थित नहीं होते थे। कभी कभार खुद मुरारी नहीं आता दुकान खोलने पर पंडित जी जरूर उसकी दुकान पर आते और बेंच पर बैठते, यह सोच कर कि क्या पता देर सवेर मुरारी पुण्य कमाने आ ही जाए। चाय दुकान पर बतकड़ी जारी थी। सब अपनी अपनी चुस्की घोटने के साथ ही एक नई चर्चा उतार देते गिलास में। अब दिन भी साफ होने लगा था। दुकान पर और भी ग्राहकों की भीड़ आने लगी थी। तभी एक बस ठीक मुरारी साहब की दुकान के सामने आ रुकी और उससे एक करीब 30-31 वर्ष का सांवला सा युवक कंधे पर पड़ा था बैग, दोनों हाथों में सूटकेस लिए उतरा। एक बार की इतने सामान से लदे आदमी को बस से उतरता देख सबकी नजर उस पर पड़ी। वह युवक बस से उतर सामान कंधे से उतार दुकान से ठीक 10 कदम दूर खड़ा हो गया और जेब से पर्स निकाल उसमें कुछ टटोलने लगा। इधर पूरे चाय दुकान की नजर उस पर थी। गांव उतरे किसी भी नए आदमी को ये लोग इतनी नजर उगड़ा कर देखते कि साधारण कलेजे का आदमी तो लजा कर मर जाए। यह मंडली एक तरह से गांव घुसने वाले के लिए द्वार पे लगी स्कैनिंग मशीन की तरह थी। क्या मजाल,
कोई भी चीज उन लोगों के सामने से बिना उनकी दृष्टि जांच के गुजर जाए। सड़क से ट्रक पर लदी गाय बकरी भी गुजरती तो उसकी नस्लों पर चर्चा कर यह लोग बातों ही बातों में उसका दूध तक निकाल लेते थे। अब तक उस युवक की चर्चा शुरू हो गई थी। कौन है, किसके यहाँ का है ये आदमी? बैजनाथ ने ऊपरी जेब से खैनी निकालते हुए कहा। लोकल तो नहीं बुझाता, किसी घर का दामाद उमाद है क्या? जगदीश यादव ने अपने अनुभव से कहा। तभी उस युवक की नजर भी एक बार चाय की दुकान की तरफ गई, पर फिर झट उसने अपनी आंखें हटा ली। शायद उसे भी अंदाजा हो गया था कि पूरी दुकान की नजर इधर ही है। इतने में उसे कुछ याद आया। उसने अपने एक बैग का ऊपरी चैन खोल उसमें से भरी हुई पॉलिथीन निकाली, जिसमें एक ब्रेड पैकेट और आधे बचे बिस्किट के पैकेट थे। युवक ने उसका रेपर निकाल उसे पास बैठे कुत्ते की तरफ बढ़ा दिया। कुत्ते ने लपक कर ब्रेड पर मुंह मारा और आंख मूंद खाने लगा। उधर हर सीन पर चाय दुकान पर बैठे लोगों की कैमरे से नजर लगी हुई थी। अरे हाय देखिए मोतिया का किस्मत, भोरे भोरे पावरोटी पा लिया और बिस्कुट भी। लड़न मियाँ खिलखिलाते हुए बोले। हम बोले थे ना आज पंडित जी का आशीर्वाद मिला है तो जतरा बनबे करेगा मोतिया का। मुरारी उछल कर बोला। सब हंसने लगे। वह युवक कंधे पर बैग डाल सूटकेस उठा गांव के पूरब तरफ निकल गया। इधर सब पंडित जी के नाम पर एक एक कप चाय देने को बोल चुके थे। पंडित जी मंद मंद मुस्कुराते, कभी मोतिया को देखते तो कभी अपने परम किस्मती लात को। जीवन भर सौभाग्य की बाट जोहते पंडित जी का मन कर रहा था कि किसी दिन सुबह सुबह उठ खुद अपने ही गर्दन पर यह लात रख दे। तत्काल उन्होंने बेंच पर बैठे ही अपना दाहिना लात उठाया और उसे अपने खाली हाथ पर रख ना जाने देर तक क्या सोचते रहे। हाथ में लात का यह दृश्य विडंबना गढ़ रहा था कि चिंतन बुन रहा था, समझना कठिन था थोड़ा। भाग 2। दिन चढ़ चुका था। गांव के एकमात्र चिकित्सक डॉक्टर बालेंदु अपने डिस्पेंसरी खोल खुद ही झाड़ू लगा रहे थे। हालांकि उन्होंने कंपाउंडर के रूप में एक लड़के को रखा था, पर उसके आने और जाने का कोई तय समय नहीं था। लड़का मनमौजी था, कभी आता कभी नहीं भी आता। इस कारण अक्सर डॉक्टर साहब को खुद ही डिस्पेंसरी की सफाई और पोछा लगाने का काम करना पड़ता था। डॉक्टर बालेंदु बगल के गांव मनहरा के रहने वाले थे, पर मलखानपुर की बड़ी आबादी देख डिस्पेंसरी यहाँ खोलना ठीक समझा था। उनका अंदाजा था कि यहाँ ज्यादा मरीज मिल पाने की संभावना रहेगी। वैसे मलखानपुर में एक बिना डॉक्टर वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरकार द्वारा स्थापित था। डॉक्टर बालेंदु ने मलखानपुर बीज भंडार में ही एक कमरा किराए पर ले नर्सिंग होम की शक्ल देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कमरे के बाहर एक टीन का बोर्ड बनवा उस पर डॉक्टर बालेंदु घोष लिखवाया था और उसके नीचे अंग्रेजी में कुछ डिग्री टाइप भी लिखवा रखा था। एक बड़ा सा लाल रंग का प्लस चिन्ह भी सफेद गोले में बनवा कर रखा था। कमरे के अंदर बीचों बीच एक हरा पर्दा डाल उसे 2 भागों में बांट दिया था। पहले भाग में खुद की टेबल कुर्सी लगाई थी, दूसरे भाग में अंदर की ओर एक पतली सी चौकी डाल दी थी, जिस पर लिटाकर वो मरीज का पेट भोंक कर मर्ज देखते थे और जीभ पर टार्च मारकर बीमारी का पता लगाने की ईमानदारी भरी कोशिश करते थे। हरे पर्दे के पास ही दीवार पर एक पोस्टर चिपकाया था, जिसमें एक गोल मटोल बालक का चित्र था और वो उसके नीचे लिखा हुआ था, कृपया शांति रखें, अंदर ऑपरेशन चल रहा है। यह पोस्टर पर अक्सर देहात के कई जिज्ञासु मरीज डॉक्टर साहब से नजर बचा पर्दा हटा अंदर झांकने की कोशिश किया करते थे कि आखिर ये ऑपरेशन होता कैसे है। काश ये दुर्लभ मेडिकल लीला देखने का सौभाग्य मिल जाए, पर हर बार चौकी खाली ही मिलती। एकाध मरीज कभी लेटे भी तो फिर उन्हें उठने की जरूरत नहीं पड़ी, वे उठ गए थे। बदले में भारी हर्जाना देकर किसी तरह अपनी जान बचाई थी डॉक्टर बालेंदु ने। उसके बाद से सावधान डॉक्टर बालेंदु केवल चलते फिरते मरीजों का ही इलाज करते थे। लेटने वालों को तुरंत हाथ जोड़ दुआ देकर शहर रेफर कर देते थे। वैसे डॉक्टर बालेंदु कब कहाँ से मेडिकल की पढ़ाई की और कब डॉक्टर बने, यह वैसे ही अज्ञात था जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का दीवार से चूना निकाल खैनी बना खाते हुए एग्जाम देने का किस्सा। लाल बहादुर शास्त्री जी का उफनती नदी
पार स्कूल जाने का किस्सा, ईश्वर चंद विद्यासागर जी का स्ट्रीट लाइट में पढ़ने का किस्सा, ये सब घटनाएं किसी ने देखी नहीं पर परिचलन में थी और मान ली गई थी। उसी तरह डॉक्टर बालेंदु को डॉक्टर मान लिया जा चुका था। डॉक्टर बालेंदु अभी झाड़ू मार लाइफ बॉय साबुन से हाथ धो गर्दन में आला पहन बैठे ही थे कि एक हीरो होंडा बाइक आकर खड़ी हो गई और जोर जोर से हॉर्न बजने लगा। डॉक्टर बालेंदु हड़बड़ा उठे। क्या बात है भाई? अरे जल्दी चलिए सर, उठाइए अपना बैग, प्रधान जी का घर चलना है, हार्ट अटैक आया है। बाइक सवार ने बाइक स्टार्ट रखते हुए जल्दी जल्दी कहा। हार्ट अटैक? यह सुन एक बार तो जैसे लगा डॉक्टर बालेंदु को ही हार्ट अटैक आ गया है। गांव के सबसे प्रभावी घर की बीमारी का बुलावा आ गया था। कुछ ऊंच नीच हो गया तो यह सोच हाथ पांव कांप रहे थे डॉक्टर बालेंदु के। जल्दी जल्दी बैग लिया अपना। सुबह सुबह डिस्पेंसरी खुलते ही मरीज का आ जाना यूं तो किसी भी डॉक्टर के लिए खुशी की बात होती है, पर ऐसे घर से और इतनी बड़ी बीमारी का धमकेगी इलाज करवाने और इतनी क़यामत भरी बोहनी के बारे में सोचा भी ना था डॉक्टर बालेंदु ने। सर्दी खांसी बुखार तक तो ठीक था, पर सुबह सुबह हार्ट अटैक को संभालना अपने डॉक्टरी जीवन में पहली बार मेडिकल के इम्तिहान को फेस करने जा रहे थे डॉक्टर बालेंदु, वो भी बिना मेडिकल की किताब का मुंह देखे। अभी असल में मुंह तो डॉक्टर बालेंदु का देखने लायक था। माथे पर पसीना लिए सूखते कंठ से बगल की दुकान वाले से जरा डिस्पेंसरी पर ध्यान देने को बोल गोद में बैग धर वे बाइक पर बैठ गए। वे इतने तनाव में थे कि अभी तक ये भी ना पूछा था कि अटैक आया किसे है। अभी बाइक पर बैठे ही थे कि सामने से जगदीश यादव आते दिख पड़े। डॉक्टर साहब को देखते ही टोक दिया। अरे डॉक्टर साहब, कहाँ एकदम सवेरे सवेरे? डॉक्टर बालेंदु को बदले बाइक चालक ने कहा। अरे पुरुषोत्तम बाबू को हार्ट अटैक आया है, वहीं जा रहे हैं। सुनते ही जगदीश यादव जैसे बाइक के सामने आ खड़े हुए, एकदम हड़बड़ाते हुए पूछा, क्या? हाय भगवान, कल तो ठीक ही थे। अरे हाँ हाँ चलिए जल्दी, भगवान ठीक करे सब, एज भी तो हो गया उनका। पुरुषोत्तम सिंह मलखानपुर की सबसे रुतबेदार हस्ती थे। इनके पिता पूर्व में गांव के प्रधान थे। ये खुद भी 2 बार प्रधान रह चुके थे। अब इनका बेटा हुक्कन सिंह विरासत को संभाले हुए था। जमाना बदलने पर खेती बाड़ी थोड़ी कम हो गई और जमीन का कई हिस्सा भोग विलास में बिक भी चुका था। रुतबा पहले की तरह तो नहीं था, पर अभी भी धाक ठीक ठाक ही थी। इसका कारण यह भी था कि पुरुषोत्तम सिंह के दादा 3 भाई थे। इस कारण इनके अपने बड़े खानदान का पूरा कुनबा इसी गांव में ही बसा था, जिसमें आसपास के 6-7 घर थे। इन घरों को मिलाकर कम से कम 10-12 हट्टे कट्टे जवान पुरुषोत्तम सिंह के भतीजे और पोते के रूप में हमेशा एक आवाज पर लाठी लेकर खड़े हो जाते थे। सामंती दौर गुजर जाने के बाद भी भारतीय लोकतंत्र में उस परिवार की अहमियत कभी कम नहीं होनी थी, जिसके पास लोग भी थे और लाठी थी। जब तक लोकतंत्र था, तब तक पुरुषोत्तम सिंह के जैसे बड़े घर बहुत छोटे कभी नहीं होने वाले थे। जगदीश यादव पुरुषोत्तम बाबू के हार्ट अटैक की खबर सुन रोमांचित हो रहे थे या भयंकर दुखी, इस महीन अंतर को पकड़ना मुश्किल था। असल में बड़े आदमी का जीवन और मरण दोनों देखने लायक होता है, सदा आम जन को आकर्षित करता है। जगदीश यादव पुरुषोत्तम बाबू का वैभवशाली जीवन देख चुके थे। आज इतने बड़े आदमी को हार्ट अटैक को भी इतने नजदीक से देखने का मौका वे छोड़ना नहीं चाहते थे। कितनी बड़ी बात होती कि वे अपने पोते पोतियों तक को सुनाते ये ऐतिहासिक किस्सा। अरे पुरुषोत्तम बाबू हमारे आंख के आगे चल दिए थे। अरे बच्चों, हमारा तो हाथ धर लिए थे और बोले थे, जगदीश अब जाते हैं, घर परिवार को जोगना देखना। यह सब कुछ एक झटके में सोचते सोचते डॉक्टर बालेंदु को आगे खिसका उछलकर बाइक में पीछे बैठ चुके थे जगदीश यादव। जल्दी चलाओ भाई, स्पीड में चलो, जगदीश यादव ने घोड़ा हाँकने वाले अंदाज में बाइक चलाने वाले से कहा। तेज चलती बाइक में सवार बाइक चलाने वाले और जगदीश यादव के बीच दबे से बैठे डॉक्टर बालेंदु खुद एक मरीज की भांति दिख रहे थे। उनके हृदय की उथल पुथल केवल वही जान रहे थे। उनका चेहरा बता रहा था जैसे किसी बकरे को बांध हलाल करने ले जाया जा रहा हो।
बाइक के पुरुषोत्तम सिंह के दरवाजे पर रुकते ही जगदीश यादव उछल कर नीचे उतरे और फिर डॉक्टर बालंदू का बैग पकड़ उन्हें हाथ का सहारा दे नीचे उतारा। पता नहीं कैसे जगदीश यादव डॉक्टर बालंदू के बदन की कंपन को महसूस कर चुके थे, शायद तभी हाथ का सहारा दे दिया था। पुरुषोत्तम सिंह घर के बाहरी बरामदे से सटे कमरे में ही रखे हुए थे। अंदर घुसते ही डॉक्टर बालंदू ने देखा कि पुरुषोत्तम बाबू लेटकर पपीता खा रहे हैं। कटे सेब की कटोरी भी सिरहाने धरी हुई थी। पुरुषोत्तम बाबू को आराम से फलाहार करते देख डॉक्टर बालंदू को थोड़ी राहत महसूस हुई। भले कभी मेडिकल की किताब ना पढ़ी हो, पर कलकत्ता में कई डॉक्टरों के यहाँ झाड़ू रुई डिटोल लगाते इतनी डॉक्टरी तो आ ही गई थी कि हार्ट अटैक का मरीज आराम से लेटकर पपीता तो नहीं खाए। फिर भी डॉक्टर साहब पूरी तरह निश्चिंत हो जाना चाहते थे। प्रणाम पुरुषोत्तम बाबू, क्या हुआ आपको, ठीक तो है आप? डॉक्टर बालंदू ने शुभ शुभ बोला। अरे आइए डॉक्टर साहब, देखिए ना, थोड़ा छाती में पेन हो गया था, अभी सांस लेने में थोड़ा थोड़ा दुखाता है। पुरुषोत्तम बाबू ने पपीते का आखिरी टुकड़ा मुंह में डालते हुए हाल सुनाया। अच्छा रुकिए ना, ठीक हो जाएगा। फ्रेश फ्रूट खा ही रहे हैं आप, बेजोड़ चीज है हेल्थ के लिए। डॉक्टर बालंदू ने कटे सेब की कटोरी की तरफ देखते हुए कहा। अब तक डॉक्टर बालंदू को यकीन हो चुका था कि इनको चाहे जो बीमारी हो, पर हार्ट अटैक तो नहीं आया था और ना ही मरीज को जान का खतरा। डॉक्टर बालंदू ने सोचते सोचते सामने रखा पानी का गिलास उठाया और गट गट कर खुद पी गए। थोड़ी राहत महसूस हुई तो उन्हें कलकत्ता में अपने मालिक, जिसके यहाँ सफाई स्टाफ के रूप में 8 साल तक काम किया था, उन डॉक्टर का कहा एक सूत्र वाक्य याद आया। मरीज को दवा बचाती है, डॉक्टर को उसका आत्मविश्वास बचाता है। आज डॉक्टर बालंदू ने अपने जीवन का समस्त आत्मविश्वास निचोड़ जमा किया और अब बड़े गंभीर अंदाज में आला निकाल उसे पुरुषोत्तम बाबू के छाती पर धर दिया। जरा जोर जोर से सांस लीजिए, अंदर खींचिए और छोड़िए, डॉक्टर साहब ने मंझे हुए अंदाज में कहा। डॉक्टर बाबू, दर्द करता है, मीठा मीठा छाती में, पुरुषोत्तम बाबू ने लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा। देखिए, अटैक तो था, पर एकदम टाइम पर बुला लिया आप लोग हमको। घबराइए नहीं, अटैक रोक देंगे एक तो टेबलेट में। हाँ, डॉक्टर बालंदू ने बैग से एक टेबलेट निकालते हुए कहा। इसको तुरंत खाइए, 15 मिनट में राहत मिलेगा। अब तक कमरे में कई लोग जमा हो चुके थे। ललन मियाँ भी साइकिल लिए पहुंच चुके थे, साथ में बैजनाथ मंडल भी थे। सर, कौन टेबलेट दिया? ललन मियाँ ने जिज्ञासावश पूछ लिया। गैस और पेन का मिक्स था। गैस के कारण ब्लॉक हो गया था छाती का पाइप, उसका एयर बाहर करना जरूरी है ना जी, इसी में ना बड़ा बड़ा डॉक्टर मिस कर जाता है। वो देने लगेगा सीधे हार्ट अटैक का दवाई, और इसी में रोगी का जान चला जाता है। हम तो यही ना ध्यान दिए। चलिए, अब कोई खतरा ना है, डॉक्टर बालंदू ने सफल चिकित्सक के फ्लेवर में कहा। असल में 3 साल पहले ऐसे ही किसी टेबलेट के दिए जाने से ललन मियाँ की एकमात्र बेगम अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। सो आज फिर उसी हाथ में टेबलेट दिया जाता देख ललन मियाँ से रहा ना गया था और पूछ दिया था। पर अभी पूरा कमरा डॉक्टर बालंदू के चिकित्सकीय चमत्कार से अभिभूत था। सबकी एक ही चर्चा, डॉक्टर बाबू बचा लिया आज पुरुषोत्तम बाबू को, यमराज के मुख से खींच लाए। ऐसा डॉक्टर है गांव में तो समझिए सौभाग्य है हम लोग का। तब तक भर प्लेट बिस्कुट, दालमोट और मिठाई आ चुका था डॉक्टर बालंदू के लिए। डॉक्टर बालंदू अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। आज कुछ तो भाग्य ने और कुछ उनके आत्मविश्वास ने बाजी पलट दी थी। पुरुषोत्तम सिंह के पुत्र फूंकन सिंह ने मारे खुशी के 100 के 2 नए नोट डॉक्टर बालंदू के हाथ में रखते हुए कहा, ये लीजिए डॉक्टर साहब, पहला बार फीस दे रहे हैं किसी डॉक्टर को अपने द्वार पर, काहे कि आप जान बचा लिए बाबूजी का। डॉक्टर बालंदू ने नोट ऊपर की जेब में रखते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे फीस क्या, आशीर्वाद है आपका, यही समझ कर रख ले रहे हैं। डॉक्टर बालंदू के लिए सच में मिले हुए नोट फीस नहीं बल्कि उनकी डॉक्टरी का प्रमाण पत्र थे। उन्हें अपनी डॉक्टरी का सिक्का गांव जवार में जमने की खुशी थी। भागते मौसम बदलने लगा था।
सुबह की धूप अब जरूरी लगने लगी थी। डॉक्टर बालेंदु की दवा और दुआ दोनों के काम कर जाने के बाद पुरुषोत्तम सिंह की तबीयत भी अब ठीक हो चली थी। वैसे भी गैस का गोला कितने दिन रहता पेट में। पुरुषोत्तम सिंह घर की खुली छत पर कुर्सी लिए इत्मीनान से बैठे रेडियो सुन रहे थे। तभी हाथ में मोबाइल लिए फुक्कत सिंह भी छत पर पहुंचा। इस समय तक मोबाइल गांव में इक्का दुक्का लोगों के पास ही था। उसमें भी गांव में पहला मोबाइल फुक्कत सिंह के पास ही आया था। अक्सर नेटवर्क की दिक्कत होने के कारण फुक्कत सिंह अपने 2 मंजिले घर की छत पर जा नेटवर्क धराने की कोशिश किया करता। फुक्कत सिंह जब अपने छत पर टहल टहल मोबाइल पर जोर जोर से बात करता तो दूर संचार क्रांति का यह मोहक दृश्य दूर दूर तक खेतों में काम कर रहे लोग अपने कुदाले छोड़ एकटक देखते। फुक्कत सिंह की आयु यही कोई 40-42 साल की रही होगी। पुरुषोत्तम सिंह की विरासत का भार अब इसी के कंधे पर था। उसने इस लायक अपना कंधा बनाने में अथक लगन के साथ मेहनत भी की थी। बचपन से ही कसरत करना, पुरकस खाना और भरपूर सोना उसकी दिनचर्या रही। उसने बचपन से लेकर जवानी तक में जरा भी समय पढ़ाई लिखाई या कला संगीत इत्यादि अनुत्पादक और अनिश्चित परिणाम देने वाले कार्यों में नहीं गंवाया। जहां भी समय दिया तुरंत कुछ पाया। वह खेलता भी था तो क्रिकेट कबड्डी जैसे फिजूल के खेल नहीं बल्कि जुआ खेलता था, जिसमें तुरंत कुछ अर्जित किया जा सके। अर्जन करने की यह लत उम्र बढ़ने के साथ बढ़ती गई। उसने बिना डिग्री सब अर्जित किए रखा था। बिना दरोगा बने लोगों को रस्सी से बंधवा देता था। बिना जज बने फैसला सुनाता था। बिना कलेक्टर बने साहब कहाता था। पिछली बार प्रधानी का चुनाव लड़ा पर चुनाव में धांधली की शिकायत जाने पर चुनाव रद्द हो गया था और उसे अब आने वाले चुनाव का इंतजार था। साल भर पहले गांव के बाहर ढाबे पर दारू पीते वक्त उसकी बाहरी गांव के कुछ लड़कों से बहस हो गई थी, जिस पर उन मनबड़ू लड़कों ने फुक्कत सिंह के रुतबे की परवाह किए बगैर उस पर 10-20 लात घूंसे बरसा दिए। इस घटना के बाद सिंह परिवार की हैसियत का ग्राफ थोड़ा गिर गया था। लोग कहने लगे थे, अब नया जमाना आ गया, पुराना पुटानी और ठसक नहीं बर्दाश्त करता है नया लौंडा लोग। तब से फुक्कत सिंह थोड़ा फुक फुक कर ही कदम रखता था। फुक्कत सिंह छत पर एक कोने से दूसरे कोने नेटवर्क खोजते टहल रहा था कि अचानक उसकी नजर घर के पीछे वाली दीवार पर पड़ी। उसने देखा एक आदमी अपना सिर गोते दीवार से सटे पेशाब कर रहा है। यह देख चेहरा थमथमा गया फुक्कत सिंह का। वह जोर से चिल्लाया, कौन है रे बेटी चोद? साला हमारे दीवार पर मुतता है रे। मुतने को तो एक भारतीय चीन की दीवार पर भी मुत दे, पर मलखानपुर गांव में पुरुषोत्तम सिंह फुक्कत सिंह की खानदानी दीवार पर मुत देना बड़ी बात थी। फुक्कत सिंह को चिल्लाता देख पुरुषोत्तम सिंह भी कुर्सी से उठ खड़े हो छत की रेलिंग से झांके। फुक्कत सिंह ने गुस्से में आंख लाल किए इधर उधर 2-4 कदम चल वहीं सामने पड़ी लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और नीचे पेशाब कर रहे आदमी पर जोर से फेंक कर मारा। लकड़ी का टुकड़ा उस आदमी को ठीक बगल में गिरा। यह वो दौर था जब सामंतवाद का निशाना चुकने लगा था। अब किसी ठाकुर साहब के हाथ से चली लाठी ठीक निशाने पर नहीं भी लगने लगी थी। लाठी के जमीन पर गिरते ही पेशाब करता आदमी अकबकाकर पैंट संभाले। लाठी के जमीन पर गिरते ही पेशाब करता आदमी अकबकाकर पैंट संभाले, बगल हटा और छत की तरफ सिर उठाए लगभग चिढ़ाते हुए बोला, का फुकन बाबू, अरे सदियों आपके पुरखे कितना गरीब गरुआ के डार एक कपार पर मुते पर कोई उफ नहीं किया। हम साला पिछवाड़े के दीवार पर मुत दिए तो विरासत ढहने लगा आपका। गजबे करते हैं आप मालिक। अरे साला हरामी, तू मेरा बिरंचिया, तुम ढाएगा भैरव सिंह पुरुषोत्तम सिंह के विरासत को रे साला। ठहरो, नीचे आते हैं तो बताते हैं। इतना कह फुक्कत सिंह सीढ़ियों की ओर उतरने को बढ़ा। तब तक गोली की तरह बिरंची की एक और आवाज टनटनाते हुए कान में गई फुक्कत सिंह के, आप नीचे आ गए हैं, आपको पते नहीं है तो हम क्या करें? इतना बोल बिरंची लंबी लंबी डेग भर 3 खेत फलांग लगा वहां से निकल चुका था। बिरंची कुमार मलखानपुर गांव का 33-34 बरस का नौजवान था। इतिहास से बीए पास कर एमए की पढ़ाई कर ही रहा था कि एक हादसा हुआ और जिंदगी भर के लिए उसका कलम पकड़ना असंभव हो गया। हादसा भी ऐसा, मलखानपुर और बगल के कटहरा गांव के बीच क्रिकेट मैच में झगड़े के दौरान पुलिस केस हो गया। दबंगों की पैरवी थी, सो पुलिस उठा ले गई। वहां रात
हाजात में खूब पीटा। एक लाठी दाहिने हाथ की कलाई पर लगी और तर्जनी और अंगूठे की हड्डियां बाहर आ गई। सरकारी नौकरी की चाहत में कई सरकारी फॉर्म डाल चुका था बिरंची, पर झूठे केस और कलम न उठा पाने के सदमे में पहले तो एक मनोरोगी की तरह घर के एक कमरे में बंद रहा, और जब साल भर बाद बाहर निकला तो जैसे वो बिरंची था ही नहीं। कलम छूटी और उसकी जगह चिलम आ गई। बाएं हाथ से चिलम उठाकर उसे दाहिने हाथ का सहारा दे सारा अर्जित ज्ञान को धुएं में उड़ाने लगा। वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिन भर घूमते गांजा ताड़ी पीना और अपने अधूरे सपनों को कोसना गरियाना, यही दिनचर्या बन गई उसकी। लोग उसे गंजेड़ी, थेथर और पागल कहते हैं। कभी कभी कड़वी जुबान के कारण पिट भी जाता था। अक्सर लोग उसे लतखोर बोल छोड़ देते। आज तो फुकन सिंह ने ही सीधे देख लिया था, अपनी दीवार पर पेशाब करते हुए। जुबान से आग उगल हवा की तरह उड़ निकला था बिरंची मूतने के बाद। उधर फुकन सिंह को आग की लपट की तरह सीढ़ी से नीचे उतरता देख पुरुषोत्तम सिंह तेजी से चलते हुए घर चले। ए फुकन, खबरदार जो मारपीट किया तो छोड़ो उस गंजेड़ी को। रुको, एकदम नहीं जाओगे उस नीच के पीछे। उम्र और अनुभव ने पुरुषोत्तम सिंह को क्रोध पीना सिखा दिया था, जबकि फुकन सिंह की तो अभी कुछ और ही पीने की उम्र थी। बाबूजी, तक कपार पर मुतवाएं और हम लोग। फुकन सिंह ने पीछे की तरफ मुड़ झल्लाते हुए कहा। कपार पर मुता है क्या? दीवारे पर न मुता है? पुरुषोत्तम सिंह एकदम नजदीक आकर बोले। वाह वाह रे दिमाग आपका। मैंने कपार पर मुतवाने का इंतजार करे घरे बैठ के हम। जब मुंह देगा तब बोलेंगे और लड़ेंगे। फुकन सिंह ने मुट्ठी पीसते हुए कहा। सुनो, जरा ठंडा दिमाग से काम किया करो, समझे? ऐसे गर्मी दिखाने और उधियाने से राजनीति नहीं होता है। अभी मारोगे बिरंचे को तो माहौल बिगड़ेगा। जल्दी पंचायत चुनाव आने वाला है, थोड़ा बर्दाश्त कर लो, फिर देख तो लेंगे उस दोगला को। बाप ने राजनीति के सदे खिलाड़ी की तरह पुत्र को समझाते हुए कहा। देखिए, भाड़ में जाए पॉलिटिक्स, साला हम हिजड़ा बनकर नहीं करेंगे राजनीति। आपको पता है बिरंचिया का मुतना, इसमें टोटली पॉलिटिक्स है। ये कोई करवा रहा है, चेक नहीं करेंगे तो मन और बढ़ेगा इन हरामियों का। फुकन सिंह ने सीढ़ी पर से खड़े खड़े कहा। अच्छा तुम जाओ, पानी पियो और शांत हो जाओ। हम पता करते हैं ना, 10 जूता मार के भी क्या बिगाड़ लोगे उस लतखोर का। यह कहते हुए पुरुषोत्तम बाबू सीढ़ियों से नीचे उतर आए। तब से खुद को सीढ़ियों पर ही रोके फुकन सिंह भी पीछे पीछे सीढ़ियों से सनसनाता हुआ नीचे आ गया। राजपूतों का खून जल्दी गर्म नहीं होता, और गर्म हो गया तो जल्दी ठंडा नहीं होता। बचपन से ही फुकन सिंह घर में अपने बाप दादा से राजपूतों का यह विशेष रक्त विज्ञान पढ़ता आया था। पुरुषोत्तम सिंह इसलिए जल्दी गर्म नहीं होते थे और फुकन सिंह जल्दी ठंडा नहीं होता था। नीचे उतर फुकन सिंह बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठ गया। मालिक, चाय लाते हैं। लटकू भंडारी की धीमी आज्ञाकारी आवाज आई। लटकू भंडारी पुरुषोत्तम सिंह के घर का बरसों पुराना वफादार था। इसके बाप दादा नाई का काम करते थे, पर लटकू ने परंपराओं से विरोध करते हुए उस तरह कैंची छोड़ प्रधान जी के घर थरिया बर्तन कप गिलास उठाने का काम पकड़ लिया था। वह दिन भर घर के काम देखता और शाम होते ही जब फुकन सिंह की मजलिस जमती तब कांच के गिलास सजाता, पानी में रंग घोलता और जाम बनाता। इन सब कार्यों में उसने गजब की विशिष्टता हासिल कर ली थी। पानी में दारू की कितनी मात्रा कितना असर बनाएगी, इस काम को वह इतनी गंभीरता से अंजाम देता जैसे वह कोई नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन शास्त्री हो और मानवता के कल्याण के लिए पोलियो या रेबीज का कोई नया टीका तैयार कर रहा हो। उसे पता होता था कि फुकन बाबू कितने पैक के बाद बैठे रहेंगे और कितने पैक के बाद उलट जाएंगे। कई महत्वपूर्ण मौके पर जब फुकन सिंह का शाम या रात को किसी जगह उपस्थित होना आवश्यक हो जाता, तब वह बिल्कुल हल्का असरकारी आपातकालीन लाइट पैक भी बनाने का सिद्धहस्त था। फुकन सिंह को लटकू का पैक रसायन ज्ञान पर उतना ही भरोसा और गर्व था जितना इसरो को अपने वैज्ञानिकों के ज्ञान पर होता है। लटकू की इन्हीं अतिरिक्त योग्यताओं ने उसे टोले के अन्य नाइयों की अपेक्षा ज्यादा बड़ा स्थान दिला दिया था। सीधे फुकन सिंह के दिल में जगह बना ली थी। पूरा टोला उसे फुकन बाबू का पीए कहता और लटकू इस पद की आभा से लहालोट हो जाता और गौरव से भारी होकर
कभी कभी बिन पिए भी खटिया पर घुलट जाता। फुकन सिंह के पिए होने में जो नशा था वो भला दारू में कहा, टोला में उसके कहे का वजन था। फुकन सिंह की मजलिस में दरोगा, बीडीओ सब आते बैठते थे। लटकू सबको गिलास में अपने हाथ का हुनर परोसता था। मामूली संगत थोड़े थी, इस तरह नाइयों के उस्तरे से कई गुना ज्यादा उसने अपने हाथों को धारदार बना लिया था, जिससे वह पैक बनाता। फुकन सिंह ने अनमने ढंग से चाय ले आने का इशारा किया। का रे, का व्यवस्था है सांझ का? फुकन सिंह ने चाय की पहली सुर्खी के साथ कहा। जी, देसी मुर्गा वास्ते बोल दिए हैं माधो को, लटकू ने कहा। और बोतल रे? फुकन सिंह ने कप रखते हुए पूछा। जी, वो ग्राम सेवक शंभू जी ले आएंगे आज, एक तो काम भी था उनको बीडीओ साहब से, लटकू ने रात का इंतजाम पक्का करते हुए कहा। अभी अभी भयंकर गर्म हुए और जल्द ठंडा नहीं होने वाले ठाकुर फुकन सिंह के खोलते खून को कूल करने की जिम्मेदारी लटकू की थी, जिसकी व्यवस्था में वो लग गया था।